गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आपको चैप्टर के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद जो है प्रश्न समझाए जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। नात्सीवाद जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया कट्टरपंथी आंदोलन। तो नात्सीवाद जो है एक कट्टरपंथी आंदोलन था जो जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पराजय होने के बाद जो है हिटलर के द्वारा चलाया गया था। एडॉल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना का एक सिपाही। तो एडॉल्फ हिटलर जो है, जिसे हिटलर के नाम से जाना जाता है इतिहास में, ये जो है जर्मनी की सेना का एक सिपाही था। वर्षाय की अपमानजनक संधि से बहुत अधिक आहत होने के कारण जर्मनी में कट्टरवाद पर आधारित नात्सीवादी आंदोलन चलाया। तो इसने क्या किया कि जब युद्ध के अंदर जर्मनी हार गई तो वर्षाय के अंदर एक सम्मेलन हुआ, एक संधि हुई। उसके अंदर जो है जर्मनी के ऊपर जो है बहुत सी शर्तें थोपी गई, जिसकी वजह से जो है ये जो आपका हिटलर है बहुत आहत हुआ, बहुत परेशान हो गया, जिसकी वजह से उसने जो है जर्मनी के अंदर एक कट्टरवादी नात्सीवादी आंदोलन चलाया और 1930 के दशक में जर्मनी का शासक बन गया। और धीरे धीरे पॉपुलर होते होते 1930 के दशक तक जो है ये जो है जर्मनी का शासक बन गया। जर्मनी में नस्लवादी नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में 60 लाख यहूदी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है जर्मनी में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 60 लाख पोलैंड के नागरिक तथा 70,000 जर्मनी के अपंग नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसके अंदर जो है ये जर्मनी के अंदर जो है अत्यधिक नरसंहार था। इसके अंदर जो है 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को, 60 लाख यहूदियों को, 2 लाख जिप्सियों को और 70,000 जर्मनी के अंदर जो अपंग लोग थे उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि उनका सफाया कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध, यह युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 तक चला, इस युद्ध में एक और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। तो ये जो है 2 गुटों के अंदर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक और जो है मित्र राष्ट्र थे जिनके अंदर जो है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये जो है मित्र राष्ट्रों के अंदर शामिल थे। तथा दूसरी ओर त्रिगुट राष्ट्र, यानी दूसरी तरफ जो दूसरे राष्ट्र थे जिन्हें त्रिगुट के नाम से जाना जाता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे। दूसरे गुट के अंदर जो है ये देश शामिल थे। वर्षाय की संधि, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की हार होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्षाय की संधि के रूप में जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोप दी। तो जैसे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो है वर्षाय के अंदर एक संधि हुई जिसके अंदर मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोपी गई तथा उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और उस पर बहुत ज्यादा भारी जुर्माना लगा दिया गया युद्ध के नाम पर। वाइमर गणराज्य, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात जर्मनी की राजशाही का पतन हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जैसे ही जर्मनी हार गई तो वहां का जो राजतंत्र था, राजशाही था, वो शासन खत्म हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक नए गणराज्य का उदय हुआ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक नए गणराज्य उभर कर सामने आया जिसे वाइमर गणराज्य कहा जाता है। और इस लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में महान आर्थिक संकट, यानी कि जर्मनी के अंदर महान आर्थिक संकट कैसे हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में हुई भयंकर तबाही, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हुई तथा युद्ध पर हुए खर्चे और हर्जाने के भुगतान ने, और युद्ध पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और जो जर्मनी के ऊपर हर्जाने के रूप में पैसे भुगतान मतलब लेना था, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया। तो इन सारी परिस्थितियों ने जर्मनी को जो है कंगाल बना के रख दिया। जर्मनी की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, जर्मनी की मुद्रा का जो है स्तर गिर गया। एक
अमेरिकी डॉलर के बदले खरबों मार्क मिल जाते थे, यानी कि उसकी इतनी कीमत गिर गई कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले जो है खरबों जो है मार्क यानी जर्मनी की मुद्रा देनी पड़ती थी। वाइमन गणराज्य का पतन 30 जनवरी 1933 को जब हिटलर ने जर्मनी का चांसलर का पद संभाला, तो 1933 के अंदर क्या हुआ कि हिटलर जो है वहां का चांसलर बन गया। तो उसके शीघ्र ही उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो चांसलर बना, वैसे ही जो उसने जो उस टाइम पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, उस संस्थाओं को उनको जो है भंग करना आरंभ कर दिया। कंस्ट्रक्शन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। तो ये जो ऐसे कैंप थे जिनके अंदर जो है लोगों को कैद करके रखा जाता था और इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती थी। हिटलर के प्रमुख आक्रमण, यानी कि जैसे ही चांसलर बना हिटलर 1933 के अंदर उसने जो है दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1933 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो जैसे ही हिटलर चांसलर बना 1933 के अंदर उसने राइनलैंड के ऊपर दोबारा से अपना अधिकार जमा लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया और 1938 के अंदर उसने जो है ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और जर्मनी के साथ जो है मिला लिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण, और 1939 के अंदर हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया। 4 जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया और 4 जून 1941 को जो है हिटलर के द्वारा यानी जर्मनी देश के द्वारा सोवियत संघ के ऊपर भी जो है आक्रमण किया गया। नॉर्डिक जर्मन आर्य, यह जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का वह वर्ग था, यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्य है यह जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का एक वर्ग था जो अपने को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, जो मूल रूप से उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे। और ये लोग जो हम मूल रूप से उत्तरी यूरोपीय देशों के अंदर रहते थे और ईसाई धर्म को मानते थे और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे जो अपने आप को एक श्रेष्ठ जर्मनी आर्य मानते थे। सामूहिक नरसंहार, यहूदियों, जिप्सियों और जर्मनी के शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग नागरिकों को बड़े बड़े चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। तो सामूहिक नरसंहार था, उसके अंतर्गत हिटलर के द्वारा जो है यहूदियों पर अत्याचार किए गए, जिप्सियों पर अत्याचार किए गए और जर्मनी के जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अपंग लोग थे उन सभी को जो पकड़ पकड़ के बड़े बड़े चैम्बरों के अंदर बंद कर दिया जाता और फिर वहां पे जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता, जिस वजह से जो है वे इकट्ठे के इकट्ठे चैम्बरों के अंदर दम घुटने से मर जाते। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, 1938 में यहूदियों के पूजा स्थलों को जला दिया गया। तो 1938 के अंदर जो यहूदी लोग थे उनके पूजा स्थलों को जला दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है और इस घटना का नाम जो है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया, यानी कि उनके जो पूजा स्थल थे उनको तोड़ने की घटना को जो है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये थे आपके लेसन इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखिए अभ्यास के प्रश्न, वाइमन गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। जब वाइमन गणराज्य की स्थापना हुई तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को भारी हार का सामना करना पड़ा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है जर्मनी बहुत ही जो है पराजय का सामना करना पड़ा जर्मनी को। जर्मनी के सम्राट ने अपना पद त्याग दिया। तो जो जर्मनी का सम्राट था, राजा था, उसने अपना जो है पद त्याग दिया तथा वहां की संसदीय पार्टियों ने देश को एक नए राजनीतिक ढांचे में डालने का प्रयास किया। तो जैसे ही राजा के द्वारा अपना पद त्यागा गया उसके बाद जो वहां पर दूसरी पार्टियां थी उन्होंने जो है वहां पर जो संसदीय तरीके से जो है एक नई राजनीतिक ढांचे को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई। वाइमर के अंदर जो है एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पास किया गया और संविधान पास किया गया जो संघीय व्यवस्था के आधार पर था। इस संविधान को वाइमर संविधान और इस संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है और जर्मनी को वाइमर गणराज्य कहते हैं। और इस संविधान के अनुसार जो बनाई गई
सरकार थी उसे वाइमर गणराज्य का नाम दिया गया। वाइमर गणराज्य के सामने मुख्य समस्या निम्नलिखित थी। तो जब ये वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, इसके सामने बहुत सी समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य को वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। सबसे पहली तो उनकी जो समस्या थी, जो वाइमर गणराज्य था, उन्हें जो है वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि की वजह से देश को अपने सारे उपनिवेश, यानी कि अपने सारे के सारे जो पहले जर्मनी के उपनिवेश थे, वे उपनिवेश 75% लोहा भंडार और 26% कोयले के अपने कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, लुथियाना और डेनमार्क के हवाले करने पड़े। यानी कि अपने सारे उपनिवेश, लोहा भंडार, कोयले के भंडार इन देशों के हवाले करने पड़े इस संधि के अकॉर्डिंग। इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब पाउंड का जुर्माना चुकाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जो मित्र राष्ट्र थे, जिन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है 6 अरब पाउंड का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया और उसे यह राशि उधार लेनी पड़ी। जर्मनी को यह राशि दूसरे देशों से उधार लेनी पड़ी, अतः देश कर्जवान बन गया, जिसकी वजह से देश जो है कर्जदार हो गया। देश में उद्योगों तथा व्यापार पिछड़ गए। देश के अंदर जो उद्योग धंधे फैल हो गए, पिछड़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई, जिसकी वजह से देश के अंदर भारी बेरोजगारी की समस्या सामने आई। जर्मनी के पतन के कारण इसकी मुद्रा मार्क का इतना अवमूल्यन हो गया, यानी कि जर्मनी के पतन की वजह से जो जर्मनी की जैसे मुद्रा है मार्क, उसका मूल्य इतना गिर गया कि एक अमेरिकी डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। एक अमेरिकी डॉलर की इतनी कीमत हो गई जिसके बदले में उसे जो है अरबों खरबों मार्क जो उसके बदले में एक अमेरिकी डॉलर के बदले में देने पड़ते थे। इन समस्याओं से देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। इन सारी समस्याओं से क्या हुआ कि देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और वाइमर गणराज्य के शासकों को नवंबर के अपराधी के नाम से जाना जाने लगा। तो उस टाइम पर जो वाइमर गणराज्य के शासक थे, उन्हें जो है देश के नागरिकों ने जो है अपराधी घोषित कर दिया और इन शासकों को जो है नवंबर के अपराधी के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद क्यों लोकप्रिय होने लगा। तो 1930 तक आते आते जर्मनी के अंदर जो नाथसीवादी जो आंदोलन था वो ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ, इस बारे में जो है बताना है। तो देखिए, नाथसीवाद का प्रवर्तक हिटलर को माना जाता। जो नाथसीवाद का समर्थक था वो हिटलर था। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य किया था। तो हिटलर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो जर्मनी की सेना के अंदर सिपाही था, वह युद्ध में जर्मनी की पराजय से बहुत आहत था। जैसे ही जर्मनी की हार हुई तो हिटलर जो है बहुत हताश हो गया। उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो उसने 1919 के अंदर क्या हुआ कि जो वहां की पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसकी सदस्यता जो हिटलर के द्वारा ग्रहण कर ली गई। उसके बाद उसने इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। उसके बाद जो इस पार्टी का नाम बदलकर जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया और इस पार्टी को नाथसी पार्टी के नाम से जाने लगा और इस पार्टी का नाम ही जो है नाथसी पार्टी हुआ। 1930 तक नाथसीवादी पार्टी में बहुत लोकप्रिय हो गए। तो 1930 तक आते आते नाथसीवादी पार्टी जो अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। उसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। इसकी लोकप्रियता के क्या कारण थे, वो जो है इस प्रकार है। वाइमर गणराज्य की असफलता। तो जो पार्टी थी ये आपकी नाथसी पार्टी, इसका पहला लोकप्रियता का कारण ये था कि जो वाइमर गणराज्य था वो असफल हो गया। वाइमर गणराज्य 1919 के बाद जर्मनी को एक नई दिशा देने में पूर्णतः असफल रहा। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वाइमर गणराज्य के शासकों का या जो मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी वो चल रही थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ये कामयाब नहीं हो पाए और जर्मनी को एक नई दिशा देने में जो है सफल नहीं हो पाए, बल्कि इस गणराज्य ने तो देश को पतन की खाई में धकेल दिया। बल्कि उल्टा इस जो वाइमर गणराज्य के चलाने वाले थे, संचालक थे, उन्होंने जर्मनी को जो है पतन की खाई के अंदर धकेल दिया। यानी कि जर्मनी का और ज्यादा पतन हो गया। आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत हानि उठानी पड़ी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी। वहां के उद्योग बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए। उद्योग धंधे बंद होने की वजह से
ज्यादातर मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। इस आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में नाथसीवादी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। तो ये आर्थिक संकट फैल गया, जिसकी वजह से जो है वाइमर गणराज्य तो अलोकप्रिय होता गया और उसके स्थान पर नाथसीवादी जो आंदोलन था वो लोकप्रिय होता चला गया। वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में जर्मनी से वर्साय की संधि बहुत अपमानजनक संधि थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्साय के अंदर जो है जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के द्वारा आपस में संधि की गई और ये जो है जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इस संधि द्वारा जर्मनी से उसके अनेक प्रदेश और सभी उपनिवेश छीन लिए गए। तो इस संधि के द्वारा जर्मनी से जो उसके जर्मनी के उपनिवेश थे वे सारे छीन लिए गए। उसे पूर्ण तरह से निर्बल बना दिया गया। जर्मनी को पूरी तरह से निर्बल बनाने की कोशिश की गई। जर्मनी अपने खोए हुए सम्मान को दोबारा स्थापित करना चाहता था। जर्मनी, विशेषकर हिटलर, अपने जर्मनी के खोए हुए सम्मान को दोबारा से जो है प्राप्त करना चाहता था। वह आवश्यकता नासी आंदोलन ने पूरी की और इस वजह से भी जो है नासी आंदोलन लोकप्रिय हुआ। यहूदियों के विरुद्ध प्रचार। हिटलर को विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मन को धोखा दिया। यहूदी जर्मनी के अंदर रहने वाली एक जाति है, तो उसको पूरा विश्वास था, किसको, हिटलर को, कि यहूदियों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी को धोखा दिया है और मित्र राष्ट्रों की सहायता की और जर्मनी के द्वारा जो है मित्र राष्ट्रों की सहायता की गई है। सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण था और सरकार पर यहूदियों का जो उस टाइम पर पूरा नियंत्रण था। इसलिए हिटलर ने लोगों को यहूदियों के विरुद्ध भड़काया। तो इन सब कारणों से हिटलर के द्वारा जो है यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया गया, उनके विरुद्ध भड़काया गया और नासीवादी जो आंदोलन था वो काफी लोकप्रिय हुआ। हिंसक राष्ट्रवाद की महिमा का गुणगान। नाजियों ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया। जो नासीवादी थे, हिटलर और उसकी पार्टी से संबंधित, उन्होंने जो है लोकतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया। यानी कि जो जर्मनी के अंदर लोकतंत्र था या दूसरे देशों के अंदर लोकतंत्र है, उनका जो है भारी मात्रा में मजाक उड़ाया, शांति का मजाक उड़ाया। उन्होंने हिंसक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। एक नेता की महानता आदि का गुणगान किया और एक नेता के महत्व को जो है लोगों को बताया। उन्होंने यहूदियों को जर्मनी की हार का कारण बताया। उसने साथ में यह भी कहा कि जर्मनी को हराने में जो है यहूदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके ये विचार राष्ट्रवादियों को प्रिय लगे। उनके ये विचार जो है देशभक्त लोगों को, यानी जर्मनी के अंदर जो देशभक्त लोग थे उनको अच्छे लगे, जिससे नाजी दल का प्रभाव बढ़ता गया, जिसकी वजह से नाजी दल का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ा और 1930 तक यह पूरी तरह से जर्मनी में लोकप्रिय हो गया। और 1930 तक आते आते जो नाजीवादी आंदोलन है जर्मनी के अंदर पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया, सफल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नाजी सोच के खास पहलू कौन से थे? यानी नाजी सोच के पहलू कौन से थे, उनकी विचारधारा कौन सी थी? नाजी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बहुत तेजी से फैली। यानी कि जो नाजीवादी आंदोलन था, जो विचारधारा थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यह जो बहुत तेज गति से फैली और इसका अंत 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ हुआ। और इसका अंत जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद इसका अंत हुआ। इस सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। तो इस सोच के जो खास पहलू थे वे इस प्रकार थे। नंबर 1, तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान। इसका खास पहलू था तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान करना। इस आंदोलन ने एक दल और एक नेता के नेतृत्व पर बल दिया। तो इस आंदोलन ने जो है एक नेता का जो नेतृत्व किया जाता उस पर विशेष बल दिया गया। इसमें बल प्रयोग, बर्बरता व्यवहार और निरंकुश शासन की महिमा पर बल दिया गया। इसमें जो है बल प्रयोग पर बल दिया गया, बर्बरता यानी कि निर्दयतापूर्ण व्यवहार और निरंकुश शासन की महिमा पर जो है बल दिया गया, जिसकी वजह से जो ये नाजीवादी मतलब आंदोलन या विचारधारा काफी फेमस हुई। समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी। नाजीवादी समाजवाद और साम्यवाद और उदारवाद का कट्टर विरोधी था। उदारवाद का, समाजवाद का ये जो है कट्टर विरोधी थी ये विचारधारा। जर्मनी में हिटलर द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लेने के पश्चात, जैसे ही हिटलर के द्वारा जर्मनी में अधिकार किया गया, उसके पश्चात उसने मजदूर संघों को पूरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद उसने जो है मजदूर संघों पर नियंत्रण कर दिया और सब के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। लोकतंत्र विरोधी।
नात्सीवादी लोकतंत्र का विरोधी था। जो नात्सीवादी विचारधारा थी वो लोकतंत्र के विरोधी थी। वह सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी। और यह विचारधारा जो है लोकतंत्रीय जो संस्थाएं थी उन सबको खत्म करने के पक्ष में थी। उसने लोकतंत्र, गणतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया। उसने देश के अंदर जो लोकतंत्र व्यवस्था थी, शांति की व्यवस्था थी, उन सब का जो है पूरी तरह से मजाक उड़ाया और अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। युद्ध को उचित ठहराया। नात्सीवादियों ने युद्ध और शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराया। जो नात्सीवादी थे, इस विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने जो है युद्ध और शक्ति के प्रयोग को जो है सही ठहराया। उसने अंतरराष्ट्रीय शांति को एक दिखावा बताया। उसने जो दूसरे देशों की अंतरराष्ट्रीय शांति है उसको भी एक दिखावा मात्र बताया और उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया। साम्राज्यवाद के विस्तार में विश्वास। नात्सीवादी जर्मनी में साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहते थे। हिटलर के द्वारा जर्मनी के अंदर साम्राज्यवाद का विस्तार चाहता था। वह उन सभी बस्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहता था जो प्रथम महायुद्ध से पहले जर्मनी के अधीन थी। तो हिटलर के द्वारा उन सभी बस्तियों को दोबारा से प्राप्त करने की इच्छा थी जिस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी का अधिकार था। जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति। नासीवाद के अनुसार जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है। तो नासीवादियों के अनुसार जो जर्मन जाति है वो संसार की सबसे श्रेष्ठ जाति है। उसे पूरे विश्व पर अधिकार करना चाहिए। उसका ये कहना था कि जर्मन जाति को जो पूरे संसार के ऊपर कब्जा करना चाहिए, अपना अधिकार करना चाहिए। इसलिए नासीवादी जर्मन को सैनिक दृष्टि से विश्व की महान शक्ति बनाना चाहते थे। इसलिए जो नासीवादी विचारधारा के लोग थे, हिटलर था, वो जो है जर्मनी को जो सैनिक दृष्टि से संसार की सबसे महान शक्ति बनाना चाहता था इस विचारधारा के द्वारा। जर्मन यहूदियों के प्रति घृणा। तो नासीवादी जर्मन यहूदियों से बहुत घृणा करते थे। तो जो जर्मन नासीवादी थे वे जो है यहूदियों से बहुत घृणा करते थे। उनका कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार और अव्यवस्था का मूल कारण यहूदी ही थे। तो हिटलर का कहना था, नासीवादियों का यह कहना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी हारी है, इसका मूल हार का कारण यहूदी लोगों के द्वारा ही जो है जर्मनी को हराया गया है। इसलिए वह इसका अंत कर देना चाहता था। इसलिए जो है हिटलर और नासीवादी जो है यहूदियों को पूरी तरह से जो समाप्त कर देना चाहते थे। तो बच्चों आज आपके सामने जो है लेसन इंट्रोडक्शन और 3 क्वेश्चन जो है 9th क्लास में हिस्ट्री, नासीवाद और हिटलर का उदय में जो आपको समझा दिए हैं, इन सभी को आपने अच्छी तरह से देखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।